हेलो दोस्तों, स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि। दोस्तों, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ यानी कि 1.21 अरब है, जैसा कि सारणी 1 में देखा जा सकता है। भारत की जनसंख्या समृद्धि दर हमेशा बहुत ऊंची नहीं रही। वर्ष 1901 से लेकर 1951 के बीच औसत वार्षिक समृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुई, जो कि एक साधारण समृद्धि दर कही जा सकती है। सच तो यह है कि 1911 से 1921 के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से -0.03% रही। इसका कारण 1918 से 1919 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.25 करोड़ लोगों यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या समृद्धि की दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और वह 1961 से 1981 के दौरान 2.2% पर पहुंच गई। तब से यद्यपि वार्षिक समृद्धि दर में गिरावट तो आई है, फिर भी वह विकासशील दुनिया में सबसे ऊंची बनी हुई है। चार्ट 1 में स्थूल जन्म और मृत्यु दरों की तुलनात्मक घट बढ़ दिखाई गई है। जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से आरेख में दिखाया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि ये दरें 1921 से 1931 तक के दशक के बाद एक दूसरे से भिन्न दिशा में जाने लगी। दोस्तों, 1931 से पहले मृत्यु दरें और जन्म दरें दोनों ही ऊंची रही। इस संक्रमण वर्ष के बाद मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट आई, जबकि जन्म दर थोड़ी सी गिरी। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण यह था कि अकालों और महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। इनमें महामारियों की रोकथाम संभवतः अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। पहले अनेक प्रकार की महामारियां थीं, जिनमें विभिन्न प्रकार के ज्वर, प्लेग, चेचक और हैजा अधिक विनाशकारी थे। लेकिन 1918 से 1919 की इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने तो अकेले ही देश भर में तबाही मचा दी, जिसमें 125 लाख मतलब कि 1.25 करोड़ लोगों को अर्थात तत्कालीन भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 5% को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस महामारी में हुई मृत्यु के बारे में अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ के आंकड़े बहुत ही ऊंचे थे। स्पेनिश फ्लू नामक महामारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके संपूर्ण भूमंडल में फैल गई। इस संबंध में बॉक्स 2.2 में दी गई जानकारी पढ़नी है। दोस्तों, अंग्रेजी में पैंडेमिक शब्द एक ऐसी महामारी के लिए उपयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वहीं एपिडेमिक शब्द को सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी बीमारियों के उपचार में किए गए सुधारों, बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियानों ने महामारियों को नियंत्रित करने में सहायता की। किंतु मलेरिया, क्षय रोग और पेचिश व दस्त की बीमारियां आज भी लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई हैं। हालांकि अब उनसे मरने वालों की संख्या उतनी अधिक नहीं होती जितनी पहले महामारी के रूप में उनके प्रकोप के कारण हुआ करती थी। सूरत नगर सितंबर 1994 में कुछ हद तक प्लेग की महामारी की चपेट में आ गया था
और 2006 में देश के अनेक भागों में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी के व्यापक रूप से फैलने की खबरें पढ़ने सुनने को मिली। हाल भी बढ़ती हुई मृत्यु दर के एक प्रमुख एवं पुनरावर्तक स्रोत थे। एक जमाना था जब अकाल व्यापक रूप से और बार बार पड़ते थे। उन दिनों अकाल पड़ने के कई कारण होते थे, जिनमें से एक यह था कि जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी, वहां वर्षा की कमी के कारण खेती की उपज कम होती थी, जिससे लोग घोर गरीबी और कुपोषण की हालात में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते थे। इसके अलावा परिवहन और संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और राज्य की ओर से इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न न किए जाने के कारण भी अकाल पड़ते थे। किंतु जैसा कि अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़े, बल्कि हकदारी की पूर्ति का अभाव अथवा भोजन खरीदने और किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं। लेकिन अब भारतीय कृषि की उत्पादकता में विशेष रूप से सिंचाई के विस्तार के कारण पर्याप्त वृद्धि हो जाने, संचार के साधनों में सुधार हो जाने और सरकार द्वारा अधिक तेजी से राहत और निरोधक उपाय किए जाने से अकाल के कारण होने वाली मौतों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है। किंतु आज भी देश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों से भूखमरी के कारण लोगों के मरने के समाचार मिलते हैं। सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही ग्रामीण इलाकों में भूख और भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नामक एक मजबूत कानून बनाया है। हालांकि मृत्यु दर की तरह जन्म दर में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आई। इसका कारण यह है कि जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। सामान्यतः समृद्धि का बढ़ता स्तर जन्म दर को मजबूती से नीचा खींचता है। जब एक बार शिशु मृत्यु दरों में गिरावट आ जाती है और शिक्षा और जागरूकता के स्तरों में भी कुल मिलाकर वृद्धि हो जाती है, तो फिर परिवार का आकार छोटा होने लगता है। भारत के राज्यों के बीच प्रजनन दरों के मामले में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य कुल प्रजनन दर 1.7 तक नीचे लाने में सफल हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन राज्यों में औसत स्त्री 1.7 बच्चे ही पैदा करती है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। केरल की कुल प्रजनन दर भी प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जिसका तात्पर्य यह होगा कि भविष्य में जनसंख्या में गिरावट आएगी। लेकिन कुछ राज्य खास तौर पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां 2009 में प्रजनन दरें 3 या उससे भी ऊपर हैं। वर्ष 2009 के TFR के अनुसार इन राज्यों की प्रजनन दर क्रमशः 3.3, 2.8, 2.7 और 3.1 था। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म दर कुल 20.2% है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 22.4 और नगरीय क्षेत्रों में 17.3% था। भारत में सबसे अधिक जन्म दर उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यह है 25.9% और 26.4%। और ये राज्य मिलकर 2026 तक भारत की कुल जनसंख्या का 50%, लगभग आधा भाग तक बढ़ा सकते हैं। अकेला उत्तर प्रदेश ही अनुमानतः 1/4 तक, मतलब कि 22% बढ़ा सकता है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय समूह के रूप में उनकी जनसंख्या बढ़ोतरी दर्शाई गई है चार्ट 2 में। दोस्तों, जैसा कि आप इस भारत के नक्शे में देख रहे हैं
कि हरे कलर से जो दर्शाया गया है 25.7% वार्षिक समृद्धि दर से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और 23.6% वार्षिक समृद्धि दर जो दिखा रही है वह क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और मेघालय। और 20.7% वार्षिक समृद्धि दर से जनसंख्या की जो वृद्धि है वह गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में बढ़ रही है। और 17.1% के वार्षिक समृद्धि दर की जो जनसंख्या वृद्धि है वह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में दिख रही है। और सबसे कम 15.2% वार्षिक समृद्धि दर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड और पंजाब में दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यह 2041 की संभावित जनसंख्या के क्षेत्रवार आंकड़े दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात 2041 की संभावित जनसंख्या के 13% भाग का वहन करेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 2041 की संभावित जनसंख्या के 16% भाग का वहन करेंगे। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड 13% भाग का वहन करेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली 5% भाग का वहन करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 15% जनसंख्या का भार वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा 28% जनसंख्या के भार का वहन करेंगे और बाकी बचे राज्य 10% जनसंख्या का भार वहन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो को एक बार देखने में नहीं समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को फिर से देखेंगे और वीडियो को रोककर इन चित्रों को, चार्ट को और मैप को और सारणी को अच्छी तरह से आप लोग खुद भी समझने की कोशिश करिएगा। और चलिए, फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।